हेलो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक के चैप्टर नंबर 7 को आज स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 7 है, तेल शक्ति युक्त द्रविक तथा वायवीय प्रणालियों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। सिलेबस टॉपिक जान लेते हैं। नंबर 1 है हाइड्रोलिक सिस्टम, नंबर 2 न्यूमेटिक सिस्टम, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। फोर्थ टॉपिक है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। अब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ए हाइड्रोलिक सिस्टम एक द्रविक प्रणाली होती क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। परिचय। ऐसी सभी प्रणालियाँ जो द्रव का एक संचरण माध्यम के रूप में प्रयोग करती हैं द्रविक प्रणालियाँ कहलाती हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम या ऐसी कोई भी प्रणाली जिसमें द्रव का प्रयोग बल के संचारण के लिए या एनर्जी के संचारण के लिए या एक टॉर्क या बलाघूर्ण को संचारण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के पार्षण के लिए जब द्रव का प्रयोग किया जाए तो उसे द्रविक प्रणाली कहेंगे। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक जैसे गाड़ियों में होती है, 4 व्हीलर्स में, गाड़ियों में, ट्रकों में, बसों में जो द्रविक ब्रेक होती है उसमें द्रव का ही प्रयोग करके बल आरोपित होता है जिससे हमारी ब्रेक लगती है। अगर द्रव के स्थान पर वायु या गैस का प्रयोग किया जाए तो वह न्यूमेटिक या वायवीय प्रणाली बन जाती है। तो आगे जान लेते हैं। तरल आधारित प्रणालियाँ जो द्रव को संचारण माध्यम के रूप में प्रयोग करती हैं द्रविक प्रणालियाँ कहलाती हैं। द्रव प्रायः तेल या पानी होता है। इसके अनुप्रयोग में उपयुक्त द्रविक रेखीय गति प्रदान करने के लिए एक रैम का प्रयोग किया जाता है। चित्र में एक द्रविक प्रणाली को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रणाली में परिचालन हेतु एक तरल तथा एक बंद लूप में लगी हुई पाइपिंग की आवश्यकता है जिसमें पिस्टन के एक साइड में स्टोरेज टैंक से द्रव स्थानांतरित होती है। देखिए, इसमें आपको फिगर समझ लीजिए क्या होता है। आपके पास ये स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक आपके सामने है जिसमें द्रव भरा रहता है। ये आपके पास पाइप है, ये फिल्टर है, पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, प्रेशर रेगुलेशन, रेगुलेटिंग वाल्व ऑफ, मिडिल कंडीशन ऑफ रहेगा। लेफ्ट साइड लीवर को करेंगे तो रेज मिस आपको वेट उठाना है, लोअर करना वेट को है, मिस राइट साइड कर देंगे। अब इसके वर्किंग जान लेते हैं कैसे कैसे काम करेगा। ठीक, जब आप इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करने के पश्चात पंप को ऑन करते हैं। पंप का काम आप जानते हैं कि द्रव की दाब ऊर्जा का बढ़ाना होता है। किसी गहराई में पानी अगर है उसको अगर बाहर निकालना है तो पंप का प्रयोग करते हैं, आप पढ़ चुके हैं। पंप को चलाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा पंप को चला रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। जब पंप स्टार्ट हो जाता है, पानी खींचना स्टार्ट होता है, पानी स्टोरेज टैंक से फिल्टर में जाता है। फिल्टर में पानी साफ़ होता है, कूड़ा कचरा सफाई होती है। पानी छन्नी से साफ़ होने के पश्चात पंप में जाता है। पंप में पानी के दाब को बढ़ाया जाता है। पानी का दाब, ये आपको ट्रायंगल जो दिख रहा है शेप में, ये पंप का मार्क होता है, सिंबल होता है। पंप में दाब बढ़ जाता है। आगे रेगुलेशन, प्रेशर रेगुलेशन एक सिस्टम होता है, उसमें जाता है। अगर पानी की अधिक मात्रा है तो वो वापस पुनः टैंक में इस पाइप के द्वारा भेज देता है। आगे जितनी आवश्यकता होती है पर्याप्त मात्रा आगे पाइप में बढ़ती है। अब आगे देखिए, पाइप आपके पास रेगुलेटिंग वाल्व से, रेगुलेटिंग सिस्टम से 2 पाइप जुड़े हुए हैं, पाइप ए एंड पाइप बी। अगर आपको भार को ऊपर उठाना है तब हम पाइप बी की सप्लाई को रोक देंगे, पाइप ए में पानी आएगा और नीचे से जाएगा और इस पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन आपके पास है, पिस्टन के ऊपर की ओर दाब बल लगाएगा जिससे उसे लीवर लगा रहता है, रॉड लगी रहती है। एक रॉड के ऊपर प्लेटफार्म होता है, प्लेटफार्म के ऊपर भार रखा रहता है। जो भी होगा भार रखा रहेगा, तो भार ऊपर की ओर पिस्टन पर आपके पास दाब बल लगाया जाएगा जो द्रव होगा, और यह पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, लीनियर मोशन करेगा जिससे भार आपका उठ जाएगा। अब अगर भार को नीचे करना है तब क्या करेंगे, यहीं पे देखिए, पाइप ए की सप्लाई, पानी की सप्लाई को रोक देंगे वाल्व के द्वारा। नीचे करना है तो अब लीवर इसको इधर कर देंगे, वाल्व एक ये बंद हो जाएगा और
वाल्व भी खुल जाएगा, आपके पास वाल्व भी खुल जाएगा। ठीक, वाल्व भी खुल जाएगा। अब पानी लोअर, जैसे लीवर आपने किया लोअर साइड में, राइट साइड में पाइप बी से पानी जाना स्टार्ट हो गया। पाइप बी से पानी जाएगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ पिस्टन पर दाब बल लगाया जाएगा और जो रखा हुआ भार है नीचे की तरफ आ जाएगा। जब नीचे की तरफ आ जाएगा, पाइप ए से पानी जो होगा निकलता हुआ इधर से इस पाइप के द्वारा रिटर्न स्टोरेज टैंक में पुनः चला जाएगा। ये ऐसी क्रिया होती है हाइड्रोलिक सिस्टम में। आपने देखा होगा गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में, उस द्रविक जो ब्रेक होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक होती है, उसके पानी को बार बार बदलते नहीं है, वही हमारा पानी सर्कुलेट करता रहता है। अब इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी में क्या क्या दिया गया है। जिसमें पिस्टन के एक साइड में स्टोरेज टैंक से द्रव स्थानांतरित होता है। पिस्टन की एक साइड में बोला गया, पिस्टन स्टोरेज टैंक से पिस्टन की एक साइड ये वाली होगी, दूसरी साइड ये वाली होगी, या एक साइड इसको मान लीजिए, उसको मान लीजिए, कोई भी एक साइड मान लीजिए। पिस्टन की एक साइड में स्टोरेज टैंक से पानी स्थानांतरित होता है। अब क्या देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तथा दूसरी साइड में द्रव टैंक में वापस आता है। इधर से स्थानांतरित हुआ तो दूसरी साइड से द्रव पुनः वापस आ जाएगा स्टोरेज टैंक में। द्रव को स्टोरेज टैंक से पंप द्वारा चूषित करके 150 बार, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया रेड पेन से, इसको ध्यान दीजिएगा, 150 बार के वांछित दाब पर प्रवाहित किया जाता है। उच्च दाब पर यह तेल नियंत्रक वाल्व में जाता है, जो अतिरिक्त तेल को वापस टैंक में भेज देता है। भार को ऊपर उठाने के लिए दाब रेखा को सिलेंडर के बिंदु ए तथा टैंक को बिंदु बी पर जोड़ा जाता है। आगे देखिए इसमें टॉपिक, सिलेंडर पर भार के उठने की गति को सिलेंडर में भेजे जाने वाले द्रव की मात्रा को कम या अधिक करके नियंत्रित किया जाता है। द्रवित प्रणाली का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें कम गतियों पर सूक्ष्म नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कंट्रोलिंग वाल्व है, उसके द्वारा आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, सूक्ष्म जितना भी चाहें उतना उठा सकते हैं, इजीली है। अब आगे हम न्यूमेटिक सिस्टम या वायवीय प्रणाली के बारे में बात करते हैं। सेम जैसे मैंने द्रविक प्रणाली पढ़ी है, सेम वैसे इसमें भी है, बस द्रव के स्थान पर इसमें वायु का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। गैस आधारित प्रणालियाँ जो गैस को संचारण माध्यम के रूप में प्रयोग करती हैं वायवीय प्रणालियाँ कहलाती हैं। प्रायः प्रयुक्त होने वाली गैस साधारण संपीड़ित वायु होती है या कभी कभी नाइट्रोजन प्रयोग होती है। चित्र के अनुसार वायु को वायुमंडल से चूषित करके पहले फिल्टर में से गुजारा जाता है, जिससे कि वायु में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों को अलग किया जा सके। अब वायु को एक एसी मोटर चालित संपीडक में संपीडित करके उसका दाब बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में वायु का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसे एक वायु शीतक में ठंडा करके उच्च दाब की वायु को स्टोरेज टैंक में एकत्रित कर लिया जाता है तथा भार की आवश्यकता अनुसार सिलेंडर में भेजा जाता है। इस प्रणाली में वायु के दाब को नियंत्रित करने के लिए एक दाब स्विच मीन्स PSI दाब स्विच, इसमें PSI भी आगे बताते हैं आपको PSI होता क्या है। जो दाब कम होने पर ये नोट्स आप देख लीजिए, आगे समझा देते हैं, फिगर से अभी हैं। संपीडक को चालू कर देता है तथा दाब के वांछित स्तर होने पर पुनः मोटर को बंद कर देता है। कुछ बड़े संयंत्रों में क्या होता है, वायु को एक केंद्रित यूनिट में संपीड़ित कर लिया जाता है, फिर संपीड़ित वायु को पाइपलाइन के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर प्रयोग हेतु भेज दिया जाता है। अब इसको फिगर समझ लीजिए, थोड़ा समझा देते हैं। देखिए सेम जैसे ही आपके पास इधर एटमॉस्फेयर से हम वायुमंडल से वायु लेंगे, क्या होता है, विद्युत मोटर लगा हुआ है, ये संपीडक लगा हुआ है। जैसे पंप हमारा होता है, पंप को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, उसी प्रकार संपीडक को चलाने के लिए भी विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। विद्युत मोटर के द्वारा जब संपीडक को चलाएंगे, संपीडक पाइप से जुड़ा हुआ है, संपीडक खींचेगा अपनी तरफ वायुमंडलीय वायु को, तो वायुमंडलीय वायु इससे खींचेगी, इस फिल्टर में आएगी, फिल्टर में
कूड़ा कचरा जो मिट्टी के कण होते हैं उसको साफ़ कर दिया जाएगा। पुनः छनी हुई वायु, साफ वायु इस फिल्टर के द्वारा पाइपलाइन इस संपीडक में आएगी। संपीडक में इसके दाब को बढ़ाया जाता है। दाब जब बढ़ता है उसके साथ तापमान भी बढ़ जाता है। तापमान जब बढ़ जाता है तो उसको एक पाइप के द्वारा, इस पाइप लगी हुई है इस संपीडक के जो पाइप है इसके अंदर, पाइप के द्वारा एयर कूलर में, वायु शीतक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर निश्चित दाब पर कूलिंग हो या हीटिंग हो, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, एक निश्चित दाब पर कूलिंग होती है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के पश्चात उच्च दाब की वायु को स्टोरेज टैंक में एकत्रित कर लिया जाता है। अब देखिए इस स्टोरेज टैंक के अंदर दाब स्विच लगा रहता है। अगर दाब की मात्रा अधिक है तो हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, अगर दाब की मात्रा कम है तो मोटर को चला देते हैं, ऑटोमेटिक चल जाता है, इस संपीडक कार्य करना स्टार्ट कर देता है। अब फिर आगे देखिए क्या है, सेम टू सेम वही है। अगर आपको यहाँ पे एक रेगुलेटिंग वाल्व है, नियंत्रण वाल्व, इसे पाइप ए जुड़ा हुआ है, पाइप बी। अगर आपको लोड को उठाना है तो पाइप बी की सप्लाई को रोक देंगे, पाइप ए से फ्लो कराएंगे और पाइप ए से निकलती हुई उच्च दाब की वायु पिस्टन पर ऊपर की ओर बल लगाएगी, जिससे हमारा रखा हुआ लोड ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अगर हमें लोड नीचे करना है तो हम लीवर को लोअर साइड में कर देंगे और इसकी सप्लाई को रोक देंगे। पाइप बी से वायु को हम गुजारेंगे, जिससे उच्च दाब की वायु नीचे की तरफ पिस्टन पर बल लगाएगी और पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा, भार आपका एक स्थान दूसरे स्थान प्लेस हो जाएगा। इस प्रकार वायवीय प्रणाली का कार्य सिद्धांत समाप्त होता है। वायु जो पिस्टन के नीचे आने से वायु पाइप ए के पाइप द्वारा वायुमंडल में निकास पाइप के द्वारा बाहर चली जाती है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।